गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार पाठ 19। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। तो आज हम वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार या भेद पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, कुछ वाक्य दिए हैं। विद्यार्थी खेल रहे हैं, धोबी कपड़े प्रेस करता है, रमन सारे समोसे खा गया, सचिन और राहुल अच्छे खिलाड़ी हैं। ये सभी वाक्य हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है। वाक्य शब्दों से बनते हैं और वाक्य में एक या उससे अधिक कई शब्दों का समूह होता है। व्याकरणिक नियमों में बनकर वाक्य में आए शब्दों को व्याकरण की भाषा में पद कहते हैं। व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में आए शब्दों को व्याकरणिक नियम मतलब जैसे कि कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। इन नियमों में बंधकर जब वाक्य में शब्द आते हैं, विभिन्न शब्दों का समूह होता है, तो वह व्याकरण की भाषा में उसे पद कहा जाता है उन्हीं शब्दों को, और वह वाक्य होता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने परिभाषा दी है वाक्य की। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। होता तो शब्द समूह ही है, पर वह कैसा होता है? व्यवस्थित होता है। कब कर्ता आएगा, कब कर्म आएगा, कब क्रिया होगा, यह व्यवस्थित रूप होता है व्याकरणिक इकाइयों का। और भाव और जो वाक्य बनता है वह भाव और विचारों को प्रकट करता है। जो भी अपने भाव हैं या विचार है वह दूसरों पर प्रकट किए जाते हैं वाक्य के द्वारा। वाक्य के अंग अब हम पढ़ेंगे। वाक्य के अंग, वाक्य से सभी समझ गए होंगे बच्चे कि वाक्य किसे कहते हैं। जब शब्दों का सार्थक समूह होता है और व्यवस्थित क्रम होता है, तब उसे वाक्य कहा जाता है। सार्थक समूह का मतलब है जब सारे शब्द मिलकर कोई ना कोई भाव या विचार प्रकट करें, और व्यवस्थित क्रम का मतलब है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इस प्रकार से हिंदी व्याकरण के हिसाब से व्यवस्थित क्रम हो शब्दों का, और वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे वाक्य के अंग। रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय होता है। उस वाक्य में केवल जिसके बारे में बताया जाए उसे तो कहते हैं उद्देश्य, और जो कुछ भी बताया जाए उसे कहते हैं विधेय। दूसरे शब्दों में कार्य को करने वाले को उद्देश्य कहते हैं, और कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में या उस वाक्य में जो कर्ता होता है वह उद्देश्य, और कर्ता से संबंधित जो भी स्टेटमेंट होता है उसे विधेय कहते हैं। कई बार जो कर्ता होता है वह थोड़ा विस्तृत होता है, विस्तार लेकर, यानी 2-3 शब्दों या पदों में कर्ता माना जाता है या होता है, तो उस सबको हम उद्देश्य कहेंगे, और बाकी उससे संबंधित जो भी शब्द या पद हैं उन्हें हम विधेय कहेंगे। इस प्रकार वाक्य का कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य होता है। जैसे यहाँ दे रखा है इन्होंने, 2 उदाहरण से हम समझेंगे कि कर्ता का विस्तार किसे कहते हैं या उद्देश्य का विस्तार किसे कहते हैं। दादी जी पढ़ा रही हैं। जो पढ़ा रही हैं वह किसके विषय में है? दादी जी के। तो दादी जी तो है उद्देश्य और पढ़ा रही हैं विधेय। अब दूसरा उदाहरण है, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिश्रा रोगियों को अच्छी तरह देखते हैं। जो डॉक्टर मिश्रा हैं वो रोगियों को अच्छी तरह देखते हैं। तो रोगियों को अच्छी तरह देखते हैं किसके बारे में कहा गया? डॉक्टर मिश्रा के बारे में। और डॉक्टर मिश्रा की विशेषता या विशेषण क्या है? हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। तो ये जो पूरे जो पद हैं वो मिलकर के कर्ता को बना रहे हैं या उद्देश्य है। तो ये इसे कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर उद्देश्य का काम करें या कर्ता बने तो उसे कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। तो जो कर्ता होता है वह उद्देश्य, और जो कर्ता के बारे में कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इन वाक्यों में दादी और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तो उद्देश्य हैं, इनमें दादी कर्ता है और हृदय रोग विशेषज्ञ कर्ता डॉक्टर मिश्रा का विस्तार है। विधेय है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता कर्ता है और भौंक रहा है ये उससे संबंधित है। तो भौंक रहा है यहाँ विधेय है और कुत्ता कर्ता यानी उद्देश्य है। इसी प्रकार माली चला गया, तो चला गया माली के संबंध में कहा गया, इसलिए माली तो कर्ता है यानी उद्देश्य है, और चला गया विधेय है। आगे देखेंगे हम। इन वाक्यों में जो भौंक रहा है और चला गया तो विधेय है और उद्देश्य है। जैसे कि निर्धन बालिका भूख से व्याकुल है,
तो जो बालिका है निर्धन बालिका या विशेषण भी है और विशेष्य भी है, पर ये दोनों पद मिलकर के उद्देश्य का यानी कर्ता का काम करते हैं, इसलिए दोनों पद ही उद्देश्य कहलाएंगे। और इससे संबंधित है कि भूख से व्याकुल है, तो ये सब विधेय होगा क्योंकि कर्ता से संबंधित शब्दों को विधेय कहते हैं। इसी प्रकार हम कल नागपुर जाएंगे, तो जो कल नागपुर कौन जाएगा, हम, तो ये हमसे संबंधित है सारे पद, तो हम तो हो गया उद्देश्य और कल नागपुर जाएंगे ये होगा विधेय। इसी प्रकार कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी, तो कल्पना चावला करता है इसलिए यह उद्देश्य हुआ। अंतरिक्ष यात्रा पर कौन गया था, कल्पना चावला, तो कल्पना चावला से संबंधित है अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी, इसलिए यह विधेय की श्रेणी में आएगा। आगे देखेंगे वाक्य के भेद। तो हमने पढ़ा वाक्य और वाक्य के अंग। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का व्यवस्थित समूह या सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे, और वाक्य के जो अंग हैं वह है उद्देश्य और विधेय। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार के आधारों पर हमें किया गया है। हमने यहाँ पर दो प्रकार वाक्य के लिए हैं या दो आधार लेकर के वाक्य के प्रकार बनाए हैं। जैसे क है अर्थ के आधार पर और दूसरा ख है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जिन वाक्यों का जैसा अर्थ निकलता है, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, उसी आधार पर हमने उनके भेद कर दिए। और रचना के आधार पर भी हमने, जैसे कि कोई मिश्र वाक्य है, कोई संयुक्त वाक्य है, कोई सरल वाक्य है, तो रचना के आधार पर हमने अलग अलग भेद किए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक से मतलब है जो किसी बात को, कार्य को या किसी बात या किसी कार्य को सामान्य रूप से कहा जाता है या उस वाक्य से सामान्य बात का पता चलता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा बहती है, बच्चा सो गया, ये विधानवाचक वाक्य है। हरिद्वार में गंगा बहती है, सत्य सार्वभौमिक सत्य सामान्य रूप से इसका हमें पता चल रहा है। बच्चा सो गया, ये भी सामान्य रूप से हमें इस बात का पता चल रहा है कि बच्चा सो गया, तो इसे हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। जैसे कि इस शब्द से समझ में आ रहा है निषेध यानी जो मना के अर्थ में, निषेध के अर्थ में हो। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के न होने का भाव होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम रात को खाना नहीं खाएंगे, तो खाना खाने का निषेध है, इसलिए इसे हम कहेंगे निषेधवाचक। मनादी है मतलब मना किया गया है। आज कॉपियां नहीं मिली, तो आज कॉपियां मिली ये तो विधानवाचक हो गया, और नहीं लगा दिया तो ये निषेधवाचक हो गया। तो जिन वाक्यों में न करने का या न होने का भाव हो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विस्मय आदि बोधक जो हमने विराम चिन्ह पढ़े हैं या विराम चिन्ह होते हैं, वही विराम चिन्हों के साथ जो वाक्य जुड़े होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, क्रोध आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, वाह क्या सुंदर फूल है, छी कितनी बदबू, तो यहाँ पर भाव प्रकट हो रहे हैं विस्मय आदि, यानी विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, क्रोध आदि भाव प्रकट हो उन्हें हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। वाह क्या सुंदर फूल है, इसमें हम आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। छी कितनी बदबू है, इसमें घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य के होने और न होने का संदेह हो कि ये काम हो गया या नहीं हुआ, इसके बीच में जब संदेह हो, कंफ्यूजन हो, उसकी संभावना प्रकट हो, तो वह संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे कि शायद अब सर्दी कम हो जाए, तो इसमें संदेह हो भी जाए ना भी हो, हम संभवतः वहां परसों पहुंचेंगे, तो संभावना है कि हम वहां परसों पहुंच जाए। पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी पहुंच सकते, परसों के बाद भी पहुंच सकते हैं। तो जब संदेह हो ये कार्य पूर्ण समय पर होगा या ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला, तो जब 50-50% हो होने और न होने के प्रति, तो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है, या विधिवाचक वाक्य भी उन्हें हम कह सकते हैं। जैसे आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, हमने आज्ञा दी उन्हें, हमने उसको बता दिया कि आप जा सकते हैं,
जाओ जाकर पानी भर लाओ, ये भी आज्ञावाचक हो गया। तो ये आज्ञावाचक वाक्य जब हम प्रार्थना करें, अनुमति दे दें कि कमरे से बाहर जा सकती हो तो अनुमति मिली, या जाओ पानी भर लाओ तो ये आज्ञा दी, तो ये सब आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्यों के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में यदि अगर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यदि बिजली होगी तो टीवी देख लेंगे, तो यहाँ पर शर्त हो गई, अगर होगी बिजली हुई तो टीवी देख सकते हैं। तो जब किसी शर्त के आधार पर क्रिया का होने का भाव हो या होने का पता चले तो उसे हम कहते हैं संकेतवाचक। यदि कहोगे तो चलूंगा, तो यहाँ पर कहने का चलेगा कब, क्रिया कब होगी, जब वह पहली क्रिया होगी यानी कहने की क्रिया होगी तो चलने की क्रिया होगी, तो उसे हम कहते हैं संकेतवाचक। एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करे, एक पदांश या वाक्यांश दूसरे वाक्यांश की ओर संकेत करे, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर एक वाक्यांश में शर्त हो और दूसरे में उसका परिणाम हो, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होते हैं। यदि यहाँ पर नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य 7वां, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा या कामना प्रकट करने के भाव का पता चलता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश भैया को राखी बांध पाती, तो यहाँ पर इच्छा है कि वह भैया को राखी बांधे, तो यहाँ पर जब ऐसे वाक्य से पता चले कि उसकी इच्छा है या इच्छा से का पता चलता है, तो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो उसकी इच्छा है कि यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ भी इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। सामान्य रूप से ऐसे वाक्यों में क्या, क्यों, किसे, किसकी, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आपके विद्यालय में वार्षिक समारोह कब होगा, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कब होगा, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। अरे नीरज किसे बुला रहा है, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया बाद में अंत में, और यहाँ पर भी किसे बुला रहा है, तो किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक और आज्ञावाचक, और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है हम इसकी अभ्यास पुस्तिका करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न देखेंगे सब बच्चे पेज नंबर 98 पे। नीचे लिखे वाक्यों के अंग अर्थ के आधार पर, आगे अर्थ के आधार पर उनके भेदों के नाम लिखिए। काश पापा जी यहाँ होते, तो यहाँ पर क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य। शायद मनोहर मान जाए, संदेहवाचक वाक्य, शायद हो भी जाए न भी हो, तो यहाँ पर जो काश है वह तो है इच्छा के लिए बताने वाला, और शायद है यह यहाँ पर संदेह बता रहा है, तो ये संदेहवाचक वाक्य होगा। यदि समय होता तो तुमसे मिलने अवश्य आता, यदि होता तो ऐसा होता, यहाँ कौन सा होगा, संकेतवाचक वाक्य। जब शर्त हो और यदि से वाक्य को जोड़ा जाए तो उसका परिणाम से जुड़ा जाए तो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। न जाने बस मसूरी कब पहुंचेगी, तो कब यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग है और क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। तुम इसी समय काम पर पहुंचो, यहाँ पर तुम इसी समय काम पर पहुंचो यह आज्ञा दे रहा है, तो यहाँ पर जब आज्ञा दो, अनुमति दी जाए तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है, तो यह आज्ञावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट वन, अर्थ के आधार पर सही भेद चुनिए। सुबह होने पर पक्षी चहचहाने लगे, निषेधवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य है, निषेध और या फिर और उदाहरण है इसके विधानवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। ये है विधानवाचक वाक्य, क्योंकि निषेध यहाँ पर किसी भी चीज का निषेध नहीं, मना नहीं, संकेत यहाँ पर कोई शर्त नहीं, यदि ऐसा हो तो वैसा हो, और यहाँ पर इच्छा भी नहीं, काश या फिर ऐसा हो जाए, इस प्रकार से इच्छा भी नहीं जाहिर की गई, यहाँ विधानवाचक है ना, सरल वाक्य है ये। नेक्स्ट है क्या आप लखनऊ जाएंगी, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जब क्या जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग है, इसलिए हम इसे कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य।
तो फर्स्ट वन इसका ऑप्शन होगा प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है बहुत खेल चुके अब जाकर पढ़ाई करो। यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं, बड़े कह रहे हैं बस हो गया खेलना, अब जाकर पढ़ाई करो, तो ये आज्ञावाचक, आज्ञा निकल रही इसमें, आज्ञा दी जाए तो आज्ञावाचक वाक्य होता है। अगर नियमित अभ्यास करते तो तुम भी दौड़ में प्रथम आते। तो अगर तो तुम भी, है ना, तो यहाँ पर तो जो अगर और तो है तो यहाँ शर्त है, इसलिए यह है विधानवाचक नहीं, निषेधवाचक नहीं, आज्ञावाचक नहीं, ये है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक इसमें राइट आंसर होगा, संकेतवाचक वाक्य। इसी प्रकार शाबाश, इसी प्रकार माता पिता का नाम रोशन करते रहो। तो यहाँ पर शाबाशी दी है तो यह आएगा विस्मयादिबोधक वाक्य। जब विस्मयादिबोधक चिन्ह से जुड़ा हो और जब हमें शाबाश का या आहा ओहो इस प्रकार के शब्द हों तो वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इसी प्रकार माता पिता का नाम रोशन करो तो यह आएगा इच्छावाचक नहीं, विस्मयवाचक वाक्य। ख इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहले हमने पढ़े अर्थ के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और अंतिम है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो जिन वाक्यों में विधेय में केवल एक क्रिया होती है, उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं पर विधेय में केवल क्रिया, अंतिम जो मुख्य क्रिया है वो एक ही होती है, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं, जैसे सविता मानवी और गुरनेन नाचेंगी। तो यहाँ पर जो क्रिया है, यहाँ पर सविता मानवी और गुरनेन है, ये 3 क्रिया करता है परंतु जो नाचेंगी क्रिया वह एक ही, मुख्य क्रिया एक है। इसी प्रकार अध्यापिका यहाँ पर कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है, तो इन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक कर्ता हो या परंतु जो विधेय है उसकी मुख्य क्रिया एक ही हो तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। यानी कि जब संयुक्त वाक्य 2 वाक्य होते हैं उसमें एक दोनों वाक्य ऐसा नहीं, एक प्रमुख और एक गौण नहीं होता, बल्कि दोनों ही समान स्तर के होते हैं, यानी दोनों ही प्रमुख होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और वो योजक चिन्हों से या योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे और, अथवा, एवं, इसलिए, तथा, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य आपस में समुच्चय बोधक शब्दों और किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, या आदि से जुड़े हुए होते हैं। इनमें से कोई भी वाक्य किसी पर भी आश्रित नहीं होता। दोनों वाक्य, संयुक्त वाक्य में विशेषता है कि 2 उपवाक्य होते हैं, दोनों उपवाक्य और, अथवा, इसलिए, ताकि आदि शब्दों से जुड़े होते हैं और दोनों वाक्य समान स्तर के होते हैं, यानी दोनों ही प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं एक प्रधान और एक उपप्रधान हो, दोनों वाक्य समान स्तर पर होते हैं, यानी समान ही होते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो 2 वाक्य हैं यहाँ पर, सूर्योदय हुआ और दूसरा वाक्य पक्षी चहचहाने लगे, और ये किससे जुड़ा हुआ है, और शब्द से, है ना, ये संयुक्त हुआ है और शब्द से। तो दोनों वाक्य समान स्तर के हैं, इसमें कोई प्रधान और कोई उसका अंग नहीं है, दोनों प्रधान वाक्य और अथवा, इसलिए, तथा आदि से जुड़े हुए होते हैं, तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आगे देखेंगे, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया। तो मुझे बुखार था एक उपवाक्य, मैं विद्यालय नहीं गया दूसरा उपवाक्य, और इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा इसलिए शब्द से, तो यहाँ पर है संयुक्त वाक्य। जब 2 उपवाक्य एक किसी शब्द से जुड़े हुए हों, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अथवा आदि शब्दों से जुड़े हो तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। वह ईमानदार है किंतु परिश्रमी नहीं। वह ईमानदार है परिश्रमी नहीं, ये भी 2 उपवाक्य हैं, और इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा हमने किंतु शब्द से, तो यहाँ पर बना हमारा संयुक्त वाक्य। आप नाश्ता करोगे या जूस पियोगे। आप नाश्ता करोगे एक उपवाक्य, जूस पियोगे दूसरा उपवाक्य, और इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा जूस से, या से, तो यहाँ पर हम यह कहेंगे यह संयुक्त वाक्य। जब 2 उपवाक्य या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, और, एवं आदि शब्दों से जुड़े हुए होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आगे देखेंगे, ये संयुक्त वाक्य हैं, इनके उपवाक्य और, इसलिए, किंतु या समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हैं।
अब है अंतिम, इसका जो भेद है वह है मिश्र वाक्य। ऐसा वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य। इससे पहले वाले भेद में हमने पढ़ा था दोनों ही प्रधान हो, दोनों एक आश्रित और एक मुख्य न हो, तो वह तो होता है संयुक्त, और जिसमें एक मुख्य और एक उपवाक्य हो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। जैसे दादी जी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थीं, तो यहाँ पर जो की है वह इससे दो वाक्यों को जोड़ा। दादी जी ने बताया ये प्रधान है, और कि वह कंप्यूटर पर काम कर रही थी यह अमुख्य है, तो दोनों वाक्यों को जोड़ा इन्होंने की से, तो इसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा, तो अध्यापिका ने पूछा ये मुख्य वाक्य है, और इसका जो उपवाक्य है वह है कविता कौन सुनाएगा। तो दोनों उपवाक्य में एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। तो प्रधान उपवाक्य है अध्यापिका ने पूछा, और जो उपवाक्य है आश्रित उपवाक्य है कविता कौन सुनाएगा। तो यहाँ पर भी यह मिश्र वाक्य है। जब दो वाक्यों में एक प्रधान हो, एक मुख्य हो और एक आश्रित हो तो उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। दोनों ही प्रधान हो तो उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में दादी जी ने बताया, अध्यापिका ने पूछा प्रधान उपवाक्य है, और वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी, और कविता कौन सुनाएगा ये आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में एक आश्रित और एक प्रधान होता है, और संयुक्त वाक्य में दोनों ही प्रधान उपवाक्य होते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी अभ्यास कार्य देखेंगे। इस चैप्टर का देखें। रचना के आधार पर पहले हमने अर्थ के आधार पर 8 भेद पढ़े थे, और रचना के आधार पर हमने 3 भेद पढ़े। उसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। भेदों के हमें नाम लिखने। इसमें मेघा ने गीत गाया और नेहा ने नृत्य किया। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं। मेघा ने गीत गाया, नेहा ने नृत्य किया, और इसको जोड़ा है और से। तो और, अथवा, इसलिए, तथा, तो ये शब्दों से जोड़ा जाए दो वाक्यों को, ये दो प्रधान वाक्यों को, तो उसे, दो उपवाक्यों को, तो उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बच्चे का हाथ पकड़ लो ताकि वह गिर न जाए। जहाँ पर एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो तो उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। यहाँ पर भी ऐसा ही, बच्ची का हाथ पकड़ लो, ये तो है प्रधान वाक्य, और ताकि वह गिर न जाए ये है उस पर आश्रित वाक्य। तो ताकि वह गिर न जाए इस पे आश्रित है, इसलिए यह है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, सर्वेश, रमेश और दिनेश पढ़ रहे हैं। जहाँ पर कर्ता तो अधिक हो परंतु क्रिया एक ही हो वह सरल वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही है, सर्वेश, रमेश और दिनेश, कर्ता अधिक है यानी उद्देश्य तो दो से अधिक है, एक से अधिक है, परंतु जो क्रिया है वह एक ही है, पढ़ रहे हैं वह संयुक्त क्रिया है, तो इसे हम कहेंगे सरल वाक्य। नेक्स्ट है, पिताजी ने बताया कि वे आज दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर भी पिताजी ने बताया ये प्रधान वाक्य, कि वे आज दिल्ली जाएंगे यह है उस पर आश्रित वाक्य। तो हम इसे कहेंगे, जब प्रधान और आश्रित वाक्य हो तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अरुणा की बातें सुनी और आंखें भर आई। दो वाक्य, दो उपवाक्य यहाँ पर भी, अरुणा की बातें सुनी, आंखें भर आई, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ा और से, तो हम इसे कहेंगे संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्यों का सही प्रकार चुनिए। रचना के आधार पर यानी वही सरल और मिश्र और संयुक्त। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। यह है सरल वाक्य, एक ही क्रिया है, इसमें कोई और अथवा नहीं, कोई प्रधान और आश्रित नहीं है। तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन होगा हमारा सरल वाक्य। आगे है हमारा अगला प्रश्न है, मैं पुस्तकालय गया और पुस्तकें लेकर आ गया। यहाँ पर मैं पुस्तकालय गया, पुस्तकें लेकर आ गया, ये दो उपवाक्य हैं और इसको जोड़ा हमने और से। तो जहाँ पर भी दो उपवाक्यों को जोड़ा जाए और जो समान महत्व के हों या समान आधार वाले हों तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो यह होगा ख, संयुक्त वाक्य इसका राइट ऑप्शन होगा। अविनाश ने पूछा कि वहाँ कौन है। यहाँ पर एक प्रधान है और एक इसका आश्रित उपवाक्य है, तो यहाँ पर भी हम इसे कहेंगे मिश्र वाक्य। तो ये तीसरा रहेगा ग इसका राइट ऑप्शन। अविनाश ने पूछा प्रधान उपवाक्य, और कि वहाँ कौन है यह आश्रित उपवाक्य होने के कारण। नेक्स्ट है, वह बाजार गया पर अभी तक आया नहीं है। वह बाजार गया है, यहाँ पर प्रधान वाक्य उपवाक्य, पर अभी तक आया नहीं है यह उस पर आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह भी मिश्र वाक्य के श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है, भारत एक शांतिप्रिय देश है जिसका सब सम्मान करते हैं। तो भारत एक शांतिप्रिय देश है और जिसका सब सम्मान करते हैं, यहाँ पर भी यह आश्रित होने के कारण
हम इसे लिखेंगे मिश्र वाक्य। ये भी मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। भारत एक शांति प्रिय देश है और जिसका सब सम्मान करते हैं, ये मिश्र वाक्य होगा क्योंकि ये आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट है हमारा वाक्य परिवर्तन। विधानवाचक शब्द है वाक्य भेद में और इसका वाक्य है ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है। इसको निषेध बनाया हमने, ध्रुव फरीदाबाद नहीं जा रहा। हमने विस्मय बनाया, अरे ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है। संदेह बनाया, शायद ध्रुव फरीदाबाद जाए। आज्ञावाचक बनाया, ध्रुव फरीदाबाद जाओ। संकेतवाचक बनाया, यदि माँ कहती तो ध्रुव फरीदाबाद जाता। इच्छावाचक बनाया, ध्रुव को फरीदाबाद जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्नवाचक बनाया, क्या ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है। तो एक ही वाक्य के हम 8 अर्थों में 8 भेदों में बना सकते हैं, इनको बदल सकते हैं। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। सरल को संयुक्त कैसे बना सकते हैं, देखेंगे। अलगू बेल खरीदने पशु हाट गया। अब हमने इसको संयुक्त बनाया, अलगू को बेल खरीदने थे इसलिए पशु हाट गया। वीना के आते ही पिंकी चली गई। वीना आई और पिंकी चली गई। तो यहाँ पर हमने वीना के आते ही पिंकी चली गई सरल वाक्य था और हमने इसको 2 वाक्यों में बदल दिया, वीना आई और पिंकी चली गई। नेक्स्ट है सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को ऐसे 2 खंडों में बांटा जाता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। उन दोनों उपवाक्यों को जो, जिन्हें, जब, जिसने, जहाँ की, क्योंकि आदि से जोड़ा जाता है उनको हम कहते हैं मिश्र वाक्य। शायद हम अप्पू घर देखने जाएं, है ना, ये सरल वाक्य है। हो सकता है कि हम अप्पू घर देखने जाएं, ये मिश्र वाक्य बन गया। कि हम पहले तो हो सकता है कि ये मुख्य और कि हम अप्पू घर देखने जाएं ये हो गया उसका आश्रित उपवाक्य। इसी प्रकार खाना बनाने वाली खाना परोसेगी। तो जो खाना बनाती है वह खाना परोसेगी, यहाँ पर मिश्र हो गया। जो खाना बनाती है प्रधान उपवाक्य और वह खाना परोसेगी यह आश्रित उपवाक्य होने के कारण। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य में जब हम 2 उपवाक्यों को और, अथवा, इसलिए आदि से जोड़ा जाता है तो वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि हम इसमें दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है और उसमें बीच के योजक शब्दों का लोप कर देते हैं। ऐसा करते समय वाक्य का अर्थ न बदले ये ध्यान रखें। जैसे अखिल ने डांटा और प्राची रो पड़ी। अखिल ने डांटा एक उपवाक्य, प्राची रो पड़ी दूसरा उपवाक्य, इन दोनों को जोड़ा और से, तो ये संयुक्त हुआ। अब हमने संयुक्त को बनाया है सरल में। अखिल के डांटने पर प्राची रो पड़ी। एक इसकी मुख्य क्रिया तो यही रहेगी, प्राची रो पड़ी, और डांटने पर इस अमुख्य क्रिया को हमने इसको कंटिन्यूस टेंस में बना लिया। अखिल के डांटने पर प्राची रो पड़ी, तो ये बन गया हमारा सरल वाक्य। इसी प्रकार आइसक्रीम खाओ और मजे करो, ये सरल वाक्य संयुक्त वाक्य है। अब इसे हमें सरल वाक्य बनाना है। आइसक्रीम खाकर मजे करो। आइसक्रीम खाओ और मजे करो 2 वाक्य हैं, 2 को और से जोड़ा। अब हमने इसको एक क्रिया को तो बना दिया मुख्य और एक क्रिया को बना दिया मुख्य, तो ये बन गया सरल वाक्य, आइसक्रीम खाकर मजे करो। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बना सकते हैं। संयुक्त वाक्य यानी कि 2 वाक्यों को और, अथवा, इसलिए ऐसे जैसे इसे जोड़ा जाता है उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य, और इसको हमें बनाना है मिश्र वाक्य में। तो प्रधान इसमें वाक्यों में से किसी एक वाक्य को प्रधान वाक्य उपवाक्य बना सकते हैं, दूसरे को आश्रित उपवाक्य बनाकर किसी योजिक शब्द से उन दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनाना चाहिए। जैसे आरिफ को पता चला और उसने तुरंत रुपए दे दिए। अब जैसे हम इसको कैसे बनाए मिश्र में, आरिफ को जैसे ही पता चला उसने रुपए दे दिए, तो जैसे ही और उसका परिणाम रुपए दे दिए, तो ये बन गया हमारा मिश्र वाक्य। और हमने आरिफ को पता चला उसने तुरंत रुपए दे दिए, ये 2 उपवाक्य थे, इसको हमने जोड़ लिया और से, तो संयुक्त बन गया। नेक्स्ट है कैलाश तेज भागता था इसलिए प्रथम आया। तो यहाँ पर इसलिए से जोड़ा है संयुक्त वाक्य को, तो हमने इसको मिश्र कैसे बनाया, चूंकि कैलाश तेज भागता था इसलिए प्रथम आया, तो यह हमारा बन गया मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाना है। सरल वाक्य दिया है और इसको हमने 2 वाक्यों में बदलना है और, अथवा, इसलिए, तथा से जोड़ना है। पापा जी के डांटते ही आशु रोने लगा। तो हम लिखेंगे पापा जी ने डांटा
और आशु रोने लगा। दिन चढ़ते ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं। दिन चढ़ता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, या दिन चढ़ता है अतः बच्चे स्कूल चले जाते हैं। सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाना है। चालाक व्यक्ति धोखा देता है। मिश्र वाक्य, जो चालाक व्यक्ति होता है वह धोखा देता है। बच्चे शाम को फुटबॉल खेलने मैदान में जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो शाम को फुटबॉल खेलने मैदान में जाते हैं। या जैसे ही शाम होती है वैसे ही बच्चे फुटबॉल खेलने मैदान में जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाना। अमिताभ ने गीत गाया था इसलिए पुरस्कार पाया। तो हम लिखेंगे, मिश्र वाक्य बनाएंगे, अमिताभ ने जो गीत गाया था इसलिए उससे अमिताभ को पुरस्कार मिला या पुरस्कार पाया। क्योंकि अमिताभ ने गीत गाया था इसलिए पुरस्कार पाया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि से स्टार्ट करके, क्योंकि अमिताभ ने गीत गाया इसलिए उनको या अमिताभ को पुरस्कार मिला या पाया। कथा समाप्त होगी और हमें प्रसाद मिलेगा। जैसे ही कथा समाप्त होगी हमें प्रसाद मिलेगा। और हटा देंगे संयुक्त वाक्य का। जैसे ही कथा समाप्त होगी वैसे ही हमें प्रसाद मिलेगा। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाइए। कांता ने नाश्ता किया और विद्यालय के लिए चल पड़ी। हमें बनाना है सरल वाक्य। कांता नाश्ता करके विद्यालय के लिए चल पड़ी। हम क्या करेंगे, जब संयुक्त से सरल बनाएंगे तो संयुक्त में क्योंकि दो क्रियाएं होती है, दो वाक्य होते हैं, हम इसे एक वाक्य की क्रिया को अपूर्ण क्रिया बनाएंगे और दूसरी क्रिया को मुख्य क्रिया बना करके हम उसे सरल वाक्य में बदल सकते हैं। जैसे कांता ने नाश्ता किया और विद्यालय के लिए चल पड़ी, दो क्रियाएं हैं। हमने क्या किया, कांता नाश्ता करके विद्यालय के लिए चल पड़ी। ऐसे हम इसे सरल में बदल देंगे। वर्षा थम गई और इंद्रधनुष निकल आया। वर्षा के थमते ही इंद्रधनुष निकल आया। वर्षा के थमते ही इंद्रधनुष निकल आया। इस प्रकार से हम इसे चेंज करेंगे सरल वाक्य में। आगे है, नीचे लिखे सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में उचित रूपांतरण चुनकर लिखिए। सरल वाक्य का हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। बच्चे स्कूल से आए और पढ़ने बैठ गए। तो बच्चे, अच्छा इसको तो हमें संयुक्त वाक्यों में उचित रूपांतर चुनकर लिखिए। नीचे, अच्छा, बच्चे स्कूल से आकर पढ़ने बैठ गए। अब इसको हमने संयुक्त बनाया तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। जब बच्चे पढ़ने बैठ गए ये गलत है। बच्चे स्कूल से आए तो वे पढ़ने बैठ गए, तब ये भी तब भी संयुक्त नहीं बनेगा। जब बच्चे स्कूल से आए तब वे पढ़ने बैठ गए, ये भी संयुक्त नहीं बनेगा। तो संयुक्त बनेगा बच्चे स्कूल से आए और पढ़ने बैठ गए, क्योंकि दो वाक्य और दोनों वाक्यों को हमने जोड़ा और से। तो फर्स्ट वन इज राइट। नेक्स्ट है, कक्षा में अध्यापक के आते ही सब शांत हो गए। ये हमारा सरल वाक्य है और हमें इसे सही संयुक्त वाक्य ढूंढना है। जब कक्षा में अध्यापक आए तब शांत हो गए, ये तो मिश्र बन गया। अध्यापक आए और सब शांत हो गए। कक्षा में अध्यापक आए और सब शांत हो गए। सब शांत हो गए और अध्यापक आए, तो ये बनेगा थर्ड ग1। कक्षा में अध्यापक आए और सब शांत हो गए, तो ग ऑप्शन राइट है। क्योंकि ख इसलिए राइट नहीं, क्योंकि इसने वाक्य को जो कक्षा में है वह हटा रखा है, इसलिए ये राइट नहीं है। निम्नलिखित सरल वाक्यों का मिश्र वाक्य में उचित रूपांतरण चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें मिश्र वाक्य में बदलना है सरल वाक्य को। मेरे घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। हमें मिश्र में बदलना है। घर पहुंचा और बारिश होने लगी। मैं घर पहुंचा, बारिश शुरू हो गई। मैं घर पहुंचा और बारिश होने लगी। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो ये घ जो है अंतिम जो ऑप्शन है वह राइट है। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर एक वाक्य प्रधान और दूसरा उसका उपवाक्य है। वे लोग घूमने के लिए बगीचे में गए। सरल वाक्य है और हमें इसे मिश्र में बदलना है। उन्हें घूमना था इसलिए वह बगीचे में गए। चूंकि उन्हें घूमना था इसलिए वे बगीचे में गए। वे बगीचे में गए थे क्योंकि उन्हें घूमना था। वे लोग घूमना चाहते थे अतः बगीचे में गए। तो घूमने के लिए, क्योंकि उन्हें घूमना था इसलिए, तो
चूंकि उन्हें घूमना था इसलिए वे बगीचे में गए। दिस वन राइट होगा ख। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों का सरल वाक्यों में उचित रूपांतरण चुनकर करिए। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब रेल छूट चुकी थी। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा तब रेल छूट गई। नहीं, ये नहीं होगा, हमें सरल वाक्यों में करना है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचते ही रेल छूट गई थी। मेरे स्टेशन पहुंचने पर रेल छूट गई थी। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तब रेल छूट चुकी थी, तो हम लिखेंगे इसका मेरे स्टेशन पहुंचने पर रेल छूट गई थी। दिस वन घर राइट ऑप्शन होगा। यही वह बच्चा है जिसे बेल ने मारा था। सरल वाक्य में बनाना है। यह बच्चा है बेल ने से मारा था। यही बच्चा है जिसने बेल से मार खाई। नहीं, ये तो मिश्र बन गया। इसी बच्चे को बेल ने मारा था। इस बच्चे को बेल ने मारा था, तो इसी ने आएगा, इस बच्चे को आएगा। अंतिम इसका जो ऑप्शन है वह राइट है। इस बच्चे को, यही बच्चा है, इसी बच्चे को, इस बच्चे को बेल ने मारा था। तो दिस वन ये घ राइट होगा, इसका ऑप्शन घ हम लिखेंगे। तो ये सब कुछ आपूर्ति आप स्वयं करेंगे बुक के अंदर और इसे एक बार और पढ़ेंगे। धन्यवाद।